हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, हम लोग आज 27 तारीख के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 27 फरवरी है और देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर हमारे पास क्या है। Which crop shortage are increasing all over the world and a big cause of concern? किस क्रॉप की शॉर्टेज की वजह से अभी दोबारा से ऐसा काम हुआ है? पहले भी एक बार हुआ था कि कोई क्रॉप है इनमें से जिसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो आपको शायद समझ में ही आ गया होगा कि जिसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे वो था प्याज। ठीक है, तो प्याज की शॉर्टेज ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। कई कंट्रीज़ ने, जैसे कि मोरक्को हो गया, कजाकिस्तान हो गया, इन कंट्रीज़ ने तो एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अनियन की जो शॉर्टेज है वो फिर से हमारी दुनिया में आ गई है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा परेशानियां हमें देखने को मिलेंगी। तो सीधी सी बात है, अगर किसी चीज़ में इन्फ्लेशन कम हो रहा है ना, तो अभी प्याज आके इन्फ्लेशन बढ़ाने वाला है। ठीक है जी। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं इसके। सो मोरक्को, तुर्की और कजाकिस्तान, ये देखिए जैसे मैंने कहा था ना कि इन्होंने तो अपनी एक्सपोर्ट्स भी बंद कर दी हैं कि हमारी कंट्री को पूरी पड़ जाए, वही बहुत बड़ी बात है, हमने किसी को नहीं बेचना। ठीक है, और रही बात फिलीपींस की, फिलीपींस को जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन याद रखना है बेटा कि किस कंट्री को सबसे ज़्यादा क्राइसिस महसूस हो रहे हैं, फेस कर रहे हैं इसकी वजह से, शॉर्टेज ऑफ अनियन की वजह से। ठीक है जी। और यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक ने तो वार्निंग भी दे दी है कि जो कैरेट्स हैं, पोटैटोज हैं, टमाटोज और एप्पल्स हैं, इनकी शॉर्टेज भी फ्यूचर में हो सकती है। तो इनके ऊपर ज़रा ध्यान दिया जाए। कंट्रीज़ को इन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी है। ठीक है जी। तो ध्यान में रखना है बेटा कि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना है किस किस कंट्री ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है और कौन सी कंट्री को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है जी। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है कि कौन सी 3 सेलेस्टियल बॉडीज कंजंक्शन में आती हैं। कंजंक्शन में आने का मतलब होता है कि बेटा एक ही स्पॉट के ऊपर हमको वो नजर आती हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि एक लाइन में हो, ये एक स्पॉट ऐसे भी हो सकता है। ठीक है जी, बस नजर आने की बात होती है। तो एक लाइन में जब नजर आता है या एक स्पॉट पे नजर आता है ना, तो उसको हम कंजंक्शन बोल देते हैं। ठीक है जी। तो कौन सी 3 सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो देखी गई हैं, ठीक है, बिना टेलीस्कोप के। ऑब्वियसली आप जो है वो देख चुके हो ऑलरेडी। अगर किसी ने देखा हो तो फरवरी 22 के दिन हमारा मून, जुपिटर और वीनस, ये तीनों जो हैं एक सीध में नजर आए हैं। ठीक है जी। तो जब भी कंजंक्शन होता है ना बेटा, तो आपको इनको नेकेड आइज से ही देख सकते हो। अभी मून को तो हम डेली देखते हैं बिना टेलीस्कोप के, रोज ही देखते हैं, है ना। और जुपिटर और वीनस की बात है तो वीनस भी जो है हम लोग डेली ही देखते हैं, लेकिन शायद हम पहचान नहीं पाते। ठीक है, समझाती हूँ कैसे। आपने सुना होगा, जैसे ज्योग्राफी की क्लास में तो बच्चों ने पढ़ा भी है, क्या पढ़ा है कि वीनस जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार होता है। इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं। इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार इसीलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि जो वो ट्वीलाइट का समय होता है ना, जब सुबह सुबह मतलब सूर्य आता है, हल्की हल्की सी रोशनी आती है और थोड़ी थोड़ी सी रात का अनुभव हो, और शाम को भी ऐसा ही होता है कि सूरज ढल रहा है और उस समय हल्की हल्की सी अंधेरा सा होने लग जाता है, तो उसको ट्वीलाइट का समय कहते हैं। और उस ट्वीलाइट के अंदर जो है, जो चमकता हुआ तारा आपको अपने होराइजन पे दिखाई देता है ना, वो चमकता हुआ तारा तारा नहीं होता, वो वीनस होता है। ठीक है, तो नेकेड आइज से जो है ये तीनों को देखा गया, लेकिन बस नेकेड आइज से जब हम देखते हैं ना, तो कोई भी ग्रह है, जुपिटर है चाहे वीनस है, ये हमको एक तारे की तरह ही दिखाई देता है। ठीक है जी। तो बेटा जरूरी नहीं है एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा जो मैंने डिजाइन कर दिया। एग्जाम में कुछ और भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपसे जुपिटर और वीनस के बारे में पूछा जा सकता है। अभी जुपिटर क्या है? जुपिटर को हम पढ़ते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, बिगेस्ट, लार्जेस्ट कह सकते हो आप इसको। और जो वीनस है, वीनस क्या है? वीनस के तो बहुत सारे पॉइंट है भाई। ठीक है, वीनस हमारी अर्थ की जुड़वा बहन भी है। ठीक है, वीनस जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट भी है, वीनस जो है हॉटेस्ट भी है। ठीक है, तो बहुत पॉइंट्स हैं। लेट्स सी, देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 22 फरवरी, अच्छा ये 2023 कर लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा सा। तो मून जो है वो जुपिटर और वीनस के काफ़ी क्लोज था और आफ्टर सनसेट ये नज़ारा देखने को मिला था। ठीक है जी। कंजंक्शन क्या होता है? जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत ही नज़दीक से गुजर जाते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि एक सीध में, एक लाइन में होना ज़रूरी नहीं है बेटा, हो भी सकते हैं और इधर उधर से गुजर भी जाते हैं ना, तो भी ऐसा आता है। ठीक है,
वीनस के बारे में हम बात करें तो वीनस और जुपिटर ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स आते हैं। फर्क क्या है कि जुपिटर को ब्राइटेस्ट हम तब कहते हैं उसके साइज की वजह से, जैसा हमने डिस्कस किया कि ब्राइटेस्ट सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है जुपिटर, ठीक है। और वीनस को हम ब्राइटेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो है गैसेस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है जी, और एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर से सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, स्पेस के अंदर, ठीक है। तो जिसकी वजह से वीनस हमें काफ़ी चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। तो वीनस जो है, एक छोटा सा पॉइंट हम और करें, वीनस जो है वो अर्थ की जुड़वा बहन भी है, ठीक है, इसको अर्थ ट्विन कहा जाता है, ठीक है। आता है ना मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है जी। सो वीनस और अर्थ सेज, इनकी जो साइज वगैरह है, शेप वगैरह है ना, उसकी वजह से इनको एक दूसरे की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है जी। तो वीनस इज नॉन एज द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब आपको ये कंजंक्शन दिखाते हैं। वेंसडे 22 फरवरी 2023 टाइम वगैरह दिया हुआ है, तो ये देख लीजिए, जुपिटर और वीनस तो पता ही अपने को एक स्टार की तरह ही दिखाई देता है जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया, और मून जो है ये तो हम वैसे ही डेली ही देखते हैं, ठीक है जी। तो ये कंजंक्शन हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कभी भी प्लैनेट्स कंजंक्शन में आते हैं, तो जब भी ये न्यूज़ आती है ना बेटा कंजंक्शन वाली, तो प्लैनेट्स के बारे में ज़रूर पढ़ना है क्योंकि उन प्लैनेट्स की स्पेसिफिकेशन पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं किन सीरियल क्रॉप्स के लिए? तो किस सीरियल क्रॉप के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं? आंसर इज मिलेट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा बेटा, मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स होते हैं गोल अनाज, ठीक है। कोई भी गोल अनाज जो होते हैं ना, उनको हम मिलेट्स की कैटेगरी में डालते हैं, जैसे कि जवार, रागी, बाजरा, ठीक है। तो ऐसे कोई गोल अनाज होते हैं ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको याद होगा कि पिछले साल कुछ न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी होंगी जिसमें साल 2023 जो है उसको हमने मिलेट ऑफ द ईयर घोषित किया हुआ है, सॉरी ईयर ऑफ द मिलेट बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा साल हम एक क्रॉप को दे देते हैं, तो ईयर ऑफ द मिलेट जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने इसको घोषित किया। किसके कहने पे? स्पेशली इंडिया के कहने पे। जब समरकंद में गए थे ना हमारी एससीओ की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी साहब, तो वहां पे ये डिस्कशन हुआ था कि जो मिलेट्स है वो जो है हमारा ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023 को घोषित कर दीजिए। इससे क्या होगा सॉरी इससे क्या होगा कि हम अपने देश के अंदर मिलेट्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। और खुद के देश को ही नहीं, दूसरे देशों को भी हमने सपोर्ट करना है मिलेट्स के अंदर, ठीक है जी। तो मिलेट्स के लिए जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अभी बनाकर दिए हैं, ठीक है। और बेटा ये ईयर ऑफ द मिलेट के लिए भारत के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारे बजट में इस बार अनाउंस हुआ था, अगर आपको याद हो तो श्री अन्न योजना हम लोगों ने अनाउंस की थी, ठीक है जी। तो वो श्री अन्न योजना भी हमने इसी के लिए की थी और स्पेशल स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 2023 के अंदर इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया, या फिर ईयर ऑफ द मिलेट हम कह सकते हैं इसको। इसके बाद इंडिया ने क्या करना है? इंटरनेशनल ब्रांड नेम बनाया श्री अन्न, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, श्री अन्न, ठीक है। अब आगे क्या है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलेट्स की तादाद को बढ़ाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स घोषित किए हैं। तो 15 टाइप के मिलेट्स इन्होंने लिए, उसके लिए इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ठीक है जी। और ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे सितंबर 2023 से, ठीक है जी। अभी मिलेट्स क्या होते हैं? क्लाइमेट रेजिस्टेंट, यानी कि क्लाइमेट से इनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अंधेरी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनको फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की कोई जरूरत नहीं है, सूखा भी पड़ जाए तो भी कोई चक्कर नहीं है, ये उग जाएंगे, ठीक है। 2018 में क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्रांड्स को न्यूट्री सीरियल के नाम पे रीब्रांड किया था और अब ये श्री अन्न के नाम पे करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है भाई मिलेट्स बहुत अच्छी चीज़ है जिसके ऊपर हमारा इंडिया काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, और ये गोल अनाज जो है ये खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है जी। तो इंडिया के अंदर करंटली 3 मेजर मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं, रागी, जवार और बाजरा, ये 3 मेन हैं। और मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, हरियाणा और तेलंगाना। ये मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे देश की, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स याद रखना, मिलेट्स के बारे में सवाल याद रखना, श्री अन्न याद रखना, 2018 में न्यूट्री सीरियल इनको कहा गया था, ठीक है जी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है ये हमारा बन गया है, ठीक है। और
ये एरियाज याद रखना कि कहाँ कहाँ मिलेट का प्रोडक्शन हमारे देश में होता है। ठीक है जी, तो अच्छा सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड रोबोटिक स्कैवेंजर्स बैंडीकूट टू क्लीन सीवेज। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या होता है, जो सीवरेज होता है ना, उसको साफ करने के लिए ना अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अभी स्कैवेंजर क्या होता है, स्कैवेंजर होता है गंदगी हटा के साफ सफाई करने वाला। ठीक है जी, अभी जो गटर होता है, गटर में उतारने के लिए हम किसी बंदे को उतारते हैं, किसी पर्सन को उतारते हैं। अब ये पर्सन जब गटर में उतरता है तो गटर में तो देखो कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर भी पड़ा होगा ना, तो बेटा गटर के अंदर जहरीली गैसेज बन जाती हैं, जैसे कि मीथेन। मीथेन बड़ी जहरीली गैस होती है। ठीक है, तो इन गैसेस की वजह से इस बंदे की हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये बंदा बीमार हो सकता है, ये बंदा मर भी सकता है, जान भी जा सकती है। ठीक है, तो इस बंदे को बचाने के लिए अभी जो है किस स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक रोबोटिक स्कैवेंजर इंट्रोड्यूस किया है। रोबोटिक मतलब क्या है, अब एक रोबोट जो है वो गटर में उतरेगा और वो वहां से मलबा साफ करेगा, वहां से गंदगी हटाएगा। ठीक है जी, और उसका नाम रखा है जी बैंडीकूट। ठीक है, और क्लीन सेवेज करने के लिए ये काम किस सरकार ने किया है, केरल सरकार ने। ठीक है जी, तो सवाल देखें हम लोग, पॉइंट्स देखें कुछ। केरला यूजेस बैंडीकूट रोबोट, फर्स्ट स्टेट बन गई है हमारे इंडिया की जो रोबोटिक स्कैवेंजर्स को लेकर आई, और नाम क्या रखा है हमने इसका, बैंडीकूट रखा है। ठीक है जी, और बैंडीकूट जो है वो टेम्पल टाउन गुरुवायूर में जो है इसको अभी अभी लगाया है। किस कंपनी ने इसको बनाया है, जेन रोबोटिक्स ने इसको बनाया है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, वही बात, मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म करनी है, क्योंकि इंसान की जान को खतरा हो सकता है इस तरीके के काम से। ठीक है जी, और ये रोबोट वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है, कैमराज हैं, सेंसर्स हैं। ठीक है जी, हार्मफुल गैसेस को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो इतने सारे अच्छी अच्छी चीजें दी है। बहुत अच्छा सवाल है, आज का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो अवार्ड्स क्या क्या मिले हैं बैंडीकूट्स के लिए। सो जेन रोबोटिक्स को केरला प्राइड का अवार्ड मिला है। ठीक है जी, बैंडीकूट बनाने के लिए। और बैंडीकूट नाम हमने क्यों रखा है ये भी समझ लेते हैं, कितना अजीब सा नाम हम लोगों ने इसका क्यों रखा है। देखो बैंडीकूट्स टेरेस्ट्रियल ओमनीवोरस हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते हैं, मतलब एक ऐसे जानवर होते हैं जो खोद खोद के मतलब जो है डिग बनाते हैं, खड्डा बनाते हैं, और ओमनीवोरस होते हैं मतलब खाते सब कुछ हैं, हरी घास पत्ती सब्जियां भी खा लेते हैं, और ये जो है वो मांस मछली भी खा लेते हैं। ठीक है जी, तो ओमनीवोर्स उनको कहते हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है, जैसे कि एक एनिमल डिगिंग द वेस्ट फ्रॉम मैन होल एंड डज, मतलब ये क्या करते हैं, ये भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, खुदाई करते हैं, खोद खोद के काफ़ी गहरा खड्डा खोद देते हैं। तो वैसे ही बैंडीकूट्स जानवर होते हैं ना, बिल्कुल उनके ऊपर ही जो है रोबोट का नाम रखा हुआ है। ठीक है जी, सो वर्ल्ड के अंदर भी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बेटा, पूरे वर्ल्ड के अंदर भी हम नंबर 1 पे आ गए हैं कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के अंदर हमने रोबोटिक स्कैवेंजर इस्तेमाल किया हो। ठीक है जी, और स्वच्छ भारत अभियान जो है उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है, मेक इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर बनाओ कोई भी चीज़ जो बनानी है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं। लेकिन बैंडीकूट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस स्टेट ने किया है बेटा, केरला ने किया है। ठीक है, जेन रोबोटिक्स ने इसको बनाया है। जेन रोबोटिक्स को अवार्ड कौन सा मिला है, केरला प्राइड का अवार्ड मिला है। बैंडीकूट्स ऑस्ट्रेलिया के कुछ जानवर होते हैं। ठीक है जी, जो ओमनीवोर्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल मींस धरती पे रहने वाले। ठीक है जी, पानी के जीव नहीं होते ये। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान टू इनॉग्रेट वर्ल्ड बुक फेयर इन विच स्टेट यूटी। तो इन्होंने हाल ही के अंदर दिल्ली के अंदर क्या किया है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने वर्ल्ड बुक फेयर लगाया है। ठीक है जी, मतलब एक तरीके का बुक फेयर है, किताबें विताबें हैं इसके अंदर। हमेशा से ही लगता है, बहुत टाइम से ये लगता आ रहा है। तो देखें क्या क्या पॉइंट्स है इसके। सो न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर कहा जाता है इसको, और ये कंट्री का सबसे बड़ा बुक फेयर है जो कि फरवरी 25 जो है उसको शुरू हो गया था। ठीक है जी, 50 साल से कम ये चल रहा है। इस साल जो हमने एडिशन किया है वो बेटा 31वां एडिशन हमने किया है, और ये चल रहा है बेटा 25 फरवरी को शुरू हुआ था और 5 मार्च तक जो है ये चलेगा। ठीक है, अभी फेयर है तो आप समझ ही गए होगे ना कि बुक्स वगैरह की जो है एग्जीबिशन होगी, लोग खरीद सकते हैं बुक्स वगैरह, है ना, अच्छे अच्छे राइटर्स वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगे। सो इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, नेशनल बुक ट्रस्ट जो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है जी, और इसका जो थीम है वो वही रखा है जी जो हमारी आज़ादी का थीम है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है जी, तो इस तरीके से न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर जो है वो बना है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कहाँ पर, न्यू दिल्ली में,
में 50 साल से ये चलता आ रहा है। इस साल 31वां एडिशन है। किसने बनाया है? नेशनल बुक ट्रस्ट प्रगति मैदान में कंपनी है, ठीक है जी। और थीम क्या है हमारा? आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि 75वें साल में जी रहे हैं ना हम आज़ादी के, तो इसलिए यही थीम हमने रखा हुआ है, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट बरिसू कन्नड़ दीम दिमवा, ठीक है, कल्चरल फेस्टिवल एट ताल कटोरा स्टेडियम इन विच स्टेट यूटी? किस स्टेट यूटी के अंदर ये फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है? तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग। दिल्ली में किया है, चलो क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता चल जाएगा। फरवरी 25, 2023 को किया था। नाम क्या है? बरिसू कन्नड़ दीम दिमसा कल्चरल फेस्टिवल, ठीक है जी। और इसको कर्नाटका का कल्चरल फेस्टिवल है, ये भी याद रखना, ठीक है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, ये तो क्वेश्चन बन ही गया। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये वाला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। ये बेटा कर्नाटका का फेस्टिवल है, ठीक है जी। कर्नाटका के कल्चर, उसके ट्रेडिशन और उसके हिस्ट्री के ऊपर ये आधारित है, ठीक है। विजन क्या है जी? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है जी। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो आएंगे, कर्नाटका के कल्चर को, हेरिटेज को, डांस, ड्रामा, पोएट्री, म्यूजिक, इन सबको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या स्कीम है बेटा? इस स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी ने ये सोच के लॉन्च किया था कि हम अपने भारत के हर एक स्टेट को जो है वो कोलैबोरेट करेंगे बाकी स्टेट्स के साथ, ठीक है। और बाकी स्टेट्स को बताएंगे कि भाई क्या क्या कल्चर है। जैसे आज ये फेस्टिवल इन्होंने शुरू किया, कितने लोग देखने जाएंगे, है ना? जितने भी लोग देखने जाएंगे वो अलग अलग स्टेट्स के भी हो सकते हैं। उनको किसी और स्टेट का कल्चर समझ में आएगा, जानने की कोशिश करेंगे। तो बेटा हमारे देश का जो हेरिटेज और कल्चर है ना, वो हमारे देश के टूरिज्म सेक्टर को बहुत प्रमोट करने वाला है। तो भारत को एक बनाने के लिए ना हर किसी के कल्चर वल्चर को रिस्पेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है जी। तो किसी पहले जब स्टार्ट हुआ था ये प्रोग्राम, तब ओडिशा और पंजाब, इनके कल्चर्स को रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है जी। तो अभी धीरे धीरे हर एक स्टेट को लेके हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो बहुत अच्छा स्कीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, सेंटर अप्रूव्स द रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद टू छत्रपति संभाजी नगर एंड ओस्मानाबाद टू धाराशिव। किस स्टेट के अंदर है भाई? ये महाराष्ट्र के अंदर है। आपने देखा होगा, सुना होगा। अगर ओस्मानाबाद के बारे में नहीं सुना तो औरंगाबाद के बारे में तो सुना ही होगा। ये औरंगजेब के नाम पे इसका नाम रखा गया था। औरंगाबाद में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है खुलदाबाद, और खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र बनी हुई है, ठीक है जी। तो इसीलिए उस जगह का नाम ही औरंगाबाद है। तो अभी हाल ही के अंदर इनके नाम बदल दिए गए हैं। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा हुआ है। छत्रपति संभाजी कौन थे? आप लोगों ने ये तो सुना होगा ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, ये बेटा हमारे मराठा किंगडम के फाउंडर थे, ठीक है। सो आप ना जैसे ये छत्रपति की पोजीशन है ना, उसको अपने देश में प्रेसिडेंट की पोजीशन के बराबर मान के चलो। तो मराठा एम्पायर में ऐसे ही होता था जैसे आज हमारे देश के अंदर चलता है कि जो छत्रपति की पोजीशन है वो प्रेसिडेंट के बराबर, और छत्रपति के नीचे जो काम करते थे वो उनके अष्ट प्रधान हुआ करते थे, यानी कि 8 प्रधान हुआ करते थे उनके, जिसमें से सबसे टॉप मोस्ट होता था पेशवा। और पेशवा को आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से बराबर करके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने मराठा किंगडम की नींव रखी, मराठास को बहुत प्रमोट किया, खुद बहुत पावरफुल थे, ठीक है। बहुत सी टेक्निक्स, इनको गरिल्ला टैक्टिक्स आती थी, इनको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करते थे। इन्हीं शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी, ठीक है जी। तो इनके बेटे ने इनके जाने के बाद जो है पूरा मराठा किंगडम संभाला, उसको मतलब प्रिजाइड किया, ठीक है जी। तो उनकी जो हत्या है संभाजी की, वो किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब के ऑर्डर्स के ऊपर संभाजी का एग्जीक्यूशन किया गया था। पहले उनको बंदी बनाया गया था, फिर उसके बाद उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, इनके उनको मार दिया गया था। तो इसीलिए औरंगाबाद का नाम जो है संभाजी नगर कर दिया गया है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स देखे हम। देखिए, औरंगाबाद का नाम मुगल एम्परर औरंगजेब आलमगीर से मिला है इनको, ठीक है। औरंगजेब जो है उसकी जो ग्रेव है, उसकी जो कब्र है वो खुलदाबाद में ही है। छत्रपति संभाजी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के जो हैं वो सबसे बड़े सुपुत्र थे, ठीक है। और संभाजी महाराज को औरंगजेब के ऑर्डर्स के ऊपर ही 1689 के अंदर मारा गया था, ठीक है। तो इसलिए नाम बदला। ओस्मानाबाद का जो नाम है वो हैदराबाद के आखिरी रूलर मीर ओस्मान अली खान से आता है, ठीक है। और ये आखिरी निज़ाम भी थे प्राइसली स्टेट ऑफ हैदराबाद के, ठीक है।
जो कि हमारे ब्रिटिश इंडिया की सबसे बड़ी प्राइंसली स्टेट मानी जाती थी, ठीक है, राजे महाराजाओं के प्रदेश कह सकते हैं हम इनको, ठीक है। धाराशिव क्या है? धाराशिव ना एक केव का नाम है, केव है, गुफा है, उसका नाम है, ठीक है, जो ओस्मानाबाद के पास है, ठीक है। ये 8वीं शताब्दी के अंदर कहा जाता है कि इसको 5वीं 6वीं सेंचुरी के अंदर जो है वो बुद्धिस्ट और जैनिज्म का बहुत फेथफुल एरिया माना जाता था। तो एक किंग थे जिनका नाम था शिव, उन्होंने जो है इस केव कम्प्लेक्स को बनाया था और वहाँ से कुछ पानी भी निकलता है, उस एरिया से पानी का सोर्स भी, और पानी को जो है मतलब हम धरा कहते हैं, ठीक है, धरा मीन्स पानी वगैरह, वाटर का स्ट्रीम होता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो शिव ने बनाया था, धरा वहाँ से निकलती है, उस केव से पानी निकलता है, तो इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया जी? धाराशिव। सो ओस्मानाबाद इज़ वेरी फेमस फॉर दिस केव, और इस केव की वजह से ही जो जगह का नाम है हम लोगों ने धाराशिव रख दिया है, ठीक है जी। तो ओस्मानाबाद को कहा जाता है धाराशिव, शिव राजा थे और धरा जो है पानी होता है उन्होंने बनाया, और औरंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया जी? छत्रपति संभाजी महाराज, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच पेमेंट गेटवे बिकम्स द फर्स्ट टू लॉन्च यूपीआई लाइट फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन? तो पहली बार ऐसा हुआ है। सबसे पहले तो देखिए यूपीआई क्या होता है, तो कोई यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यानी कि हम क्या करते हैं बेटा, एक ऐसा इंटरफेस, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, इंटरफेस का मतलब ही क्या होता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान और मशीन को आपस में काम करने में हेल्प करे, ठीक है। अगर मैंने कोई कंप्यूटर पे काम करना है तो मैं कंप्यूटर पे काम क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि ये इंटरफेस बना हुआ है कंप्यूटर का, ठीक है। माई कंप्यूटर कहाँ पड़ा है, वर्ड फाइल कहाँ पड़ी है, ये सब मुझे नॉलेज तभी आएगी ना जब मैं कंप्यूटर को देख पाऊंगी कि इसमें क्या कुछ है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम इंटरफेस कहते हैं, जिस चीज़ से एक इंसान और मशीन के बीच में अच्छे ताल्लुकात हो सके, ठीक है, अच्छी बातचीत हो सके और सही से काम हो सके, ठीक है। अब ऐसा ही पेमेंट इंटरफेस का मतलब क्या हो जाएगा कि जी आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, रेजर पे, पेटीएम, ये सब आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी इनमें से एक नई टेक्नोलॉजी यूपीआई से यूपीआई लाइट बना। यूपीआई लाइट का मतलब क्या होता है? वैसे तो हम ये कह सकते हैं यूपीआई लाइट हल्का फुल्का है, मतलब कहने का क्या है बेटा, जितनी स्पीड से ट्रांजैक्शन किसी यूपीआई से होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से यूपीआई लाइट से होता है। पता है क्यों? क्योंकि बार बार अपना पिन नहीं एंटर करना पड़ता हर एक ट्रांजैक्शन के लिए। तो स्मॉल ट्रांजैक्शंस की बात है बेटा, 200 रुपये तक की इसकी लिमिट है। तो 200 रुपये तक की अगर लिमिट है और पेटीएम ने इसको शुरू कर दिया है, तो पेटीएम हमारे देश में ना पहली कंपनी ऐसी, पहला गेटवे ऐसा बना है पेमेंट जिन्होंने यूपीआई लाइट को अपने अंदर लिया है। अदरवाइज यूपीआई लाइट वगैरह जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट ने हमें बना के दिया था, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है वो भीम यूपीआई वगैरह और फिर यूपीआई लाइट इन्होंने शुरू किया। तो भाई अभी पेटीएम जो है वो पहली कंपनी बन गई है हमारे देश के अंदर जिन्होंने यूपीआई लाइट को इंट्रोड्यूस किया, और वो भी स्मॉल ट्रांजैक्शन, मात्र 200 रुपये तक की लिमिट है, ठीक है जी। सो देखिए इसके अंदर फास्टर रियल टाइम ट्रांजैक्शन होगा, सिंगल क्लिक ही करना है क्योंकि आपको कोई वो पिन विन नहीं भरना है। सिंगल क्लिक का मतलब होता है कि बस बटन दबाया और पेमेंट हो गई, ठीक है जी। तो किसी भी तरीके के डिजिटल पेमेंट्स को देश में प्रमोट करने के लिए ऐसा एफर्ट हम लगा रहे हैं, पार्ट हम लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो पेटीएम बैंक के बारे में भी बात कर लें। हेडक्वार्टर्स इसके नोएडा में है, 2015 में ये बना था। फाउंडर्स हैं विजय शेखर शर्मा और एमडी और सीईओ हैं सुरेंदर चावला, ठीक है जी। तो ये पेटीएम के बारे में हम लोगों ने कुछ बैकग्राउंड के अंदर इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, विच कंट्री ब्लॉक्स चैट जीपीटी? अभी देखो हमने उस दिन चैट जीपीटी के बारे में कितना बढ़िया पढ़ा था। चैट जीपीटी क्या है बेटा? ये चैट बॉट है, ऐसा चैट बॉट है जो आपको एक इंसान की तरह जवाब देगा। जैसे आप अपने यार दोस्त मित्र से इनसे कोई भी बात पूछते हो ना, इनका जवाब जैसे आप सुनते हो वैसे ही आपको एक इंसान की तरह बोल के सुनाता है चैट बॉट, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम हमने चैट जीपीटी रखा। और देखो दुनिया जहान की सारी इन्फॉर्मेशन है इसके पास, किसी मर्जी चीज़ के ऊपर पूछ लो, इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपके इसके पास अवेलेबल होगी, ठीक है जी। तो भाई ये किस कंट्री ने बैन किया है? तो देखो चाइना ने बैन किया है। तो अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना की जैसी मतलब
दूसरों के सामने जैसी उसकी छवि है, जैसी उसकी इमेज है, वो नहीं चाहता कि चैट जीपीटी के थ्रू जो है ये छवि सारी दुनिया में फैले, ठीक है जी। सो इसलिए उसने अपनी कंट्री के अंदर, तो कम से कम अपनी कंट्री के अंदर तो वो ब्लॉक करे ना कि मेरी जो छवि है मेरी ही कंट्री में बदनाम ना हो जाए, क्योंकि चैट जीपीटी तो देखो सारी इन्फॉर्मेशन देगा। पहले इसने गूगल, अपना ये यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह, रेडिट वगैरह, ये सब कुछ इन्होंने ऑलरेडी ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो अभी इन्होंने जो है ये चैट जीपीटी भी इंडिया का ब्लॉक कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है जी। तो ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ही कलेक्ट करेगा और उसको यूज़र की अपनी खुद की भाषा में रिप्रेजेंट करेगा, यही तो हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी इंटरनेट के ऊपर 75% जो है लोग चाइना के अगेंस्ट हैं, ठीक है। और कोरोना के बाद तो 90% लोग चाइना के अगेंस्ट हो गए, ठीक है। तो वहीं से इंफॉर्मेशन निकाल के किसी चाइनीज बंदे को बताएगा तो वो बंदा अपने देश से नफरत ही तो करेगा। सो इसलिए उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया, ठीक है। तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे कि हम बात करें फेसबुक, रेडिट, गूगल, इंस्टा, विकीपीडिया, यूट्यूब, ये सब ऑलरेडी चाइना बैन कर चुका है, ठीक है। हाँ, चाइना का खुद का चैट जीपीटी चलता है, मतलब चैट जीपीटी जैसा, नाम तो हमने चैट जीपीटी अपना ही रखा हुआ है। चाइनीज का भी सर्च इंजन ऐसा चलता है चैट जीपीटी जैसा, जिसका नाम इन्होंने बाइडू रखा है, बाइडू, बेडू, आप ऐसे भी कह सकते हो, बाइडू, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी के जैसा ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। और इनका जो टूल है उसका नाम एरिनी बॉट रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है जी। सो इस तरीके से ये इन्होंने अपनी मार्केट में वैल्यू बचाने के लिए जो है हमारा चैट जीपीटी ब्लॉक में डाल दिया है। तो कोई बात नहीं है, डालने दो, ठीक है। किसी के रोकने से सत्य कभी नहीं छुपता। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बहुत अच्छा सवाल है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8th, ठीक है, वॉज हेल्ड इन विच कंट्री, किस कंट्री के साथ जो है, किस कंट्री में जो है ये डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज हुई है। तो बेटा ये यूएई के एयरबेस में हुई है, अल दाफरा में, ठीक है। तो यूएई में हुई है, क्वेश्चन का आंसर हम कर लेंगे। पार्टिसिपेंट्स कौन है बेटा, इंडिया है, यूएसए, कोरिया, स्पेन, मोरक्को, बहरीन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, फ्रांस और यूएई, ठीक है। तो इतनी सारी कंट्रीज को मत याद रखना, मेन कुछ याद रख लो, जैसे इंडिया, यूएसए है, ठीक है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, यूएई है, यूएई बेस में तो हुआ ही है। पहली बार हम लोगों ने अपनी तरफ से LCA तेजस, ठीक है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, लाइट कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब होता है लड़ाकू, एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो इसको पार्टिसिपेट जो है एयरक्राफ्ट, ठीक है। सो इसको हमने पार्टिसिपेट करवाया है। इंडिया ने अपनी तरफ से 2 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स भी भेजे हैं और 5 तेजस जो है उसने भेजे हैं, ठीक है। इंडिया ने डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में पहली बार पार्टिसिपेट किया था 2021 के अंदर, याद रखना, अच्छा सवाल बनेगा, ठीक है। और एक्सरसाइजेज इंडिया और यूएई में अगर कोई होती है तो नेवल एक्सरसाइज बिलैट होती है और एयरफोर्स एक्सरसाइज ईगल सेकंड होती है, ठीक है जी। तो याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के सवाल। मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर कल के ताज़े करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।